एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज आप देखेंगे दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इससे पहले बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं एसआरटी के टाइम पर, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें राष्ट्रकूट के बारे वंश के बारे में पूरे डिटेल से बताया जाएगा। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राष्ट्रकूट के बारे में बताएंगे। आज हम टॉपिक हमारा है दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर बताइएगा। राष्ट्रकूट वंश का उदय वातापी के चालुक्य से हुआ और इसका अंत कल्याणी के चालुक्य के द्वारा हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का उदय वातापी के चालुक्य से हुआ और इसका अंत कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा हुआ। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग 735 ईस्वी से 756 ईस्वी में वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित करके किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने कराया था। वातापी चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित करके किया था। राष्ट्रकूट वंश राजाओं ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया हुआ था। राष्ट्रकूट वंश का राजाओं ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया हुआ था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्णा प्रथम हुआ। कृष्णा प्रथम अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा करके एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय शासक हुए। ध्रुव को ही धारा वर्ष के नाम से जाना गया। गोविंद तृतीय भी एक महान प्रतापी शासक था जिसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार, गंगा शासकों को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। कन्नड़ भाषा में अमोघवर्धन कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। इसी अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई थी। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं बताए गए। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं बताई गई, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं बताई गई और 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं बताई गई। कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था उनको कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय, तेलप तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। विक्रमादित्य षष्ठ इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक था। इसने कई कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार हुआ था। विक्रमादित्य षष्ठ ने शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और बिल्हन रहते थे। बिल्हन ने विक्रमाचरित्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। विज्ञानेश्वर ने मितारक्ष हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक तेलप तृतीय था। इसके बाद यादव वंश आया और चालुक्य वंश का पतन हो गया। चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी तक था। संगम काल में, इससे पहले वीडियो बताए गए थे संगम काल के बारे में। तो संगम काल में चोल वंश उदय हुआ था और 3री शताब्दी के अंत में चोल वंश का पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में आकर के चोल वंश का फिर से उदय हुआ था। 9वीं शताब्दी के बाद चोल वंश का शासक तमिलनाडु राज्य के अंदर में ही सिमटा हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। आदित्य प्रथम, प्रातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम,
और राजेंद्र तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक थे। विद्यालय की बात करेंगे। विद्यालय ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना किया। तंजौर को जीतकर उसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परातक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक बना। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परातक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक बना। परातक प्रथम की बात करेंगे। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में परातक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। इतिहास में यह लड़ाई तकोकलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तकोकलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया राजा प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल से चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ था। इसने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। इसने चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंगा राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी। भूमि माप पद्धति की शुरुआत, कदम्ब की शुरुआत किसने की, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किया था हमारे राजा प्रथम ने। इसके शासनकाल में तंजौर की प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। राज प्रथम ने अपने शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण किया और इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। श्रीलंका का पुराना नाम सिहल है। श्रीलंका का पुराना नाम सिहल है। इसके बाद इस वंश का अगला राजेंद्र प्रथम हुआ शासक। राजेंद्र प्रथम पूरे चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगैकोंड चोलपुरम को चोल साम्राज्य की नई राजधानी बनाई। इसी शासनकाल में चालुक्य शासक जय सिंह द्वितीय ने हमला किया पर वह बुरी तरह से हार गया था और यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर जीता था। चोल राजा अपने अधिकारियों को पहले से घोषित कर देते थे और अधिकांश चोल काल के मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। जैसे राजा प्रथम द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर को शिव को समर्पित किया गया है। तो आपने देखा इस वीडियो में दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के बारे में जो डिटेल पूर्वक बताया गया एक वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और एशियाटिक एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने देखा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।